आज व्यू 360 में। अगर पाकिस्तान के पास एक्शन प्लान को पूरा करने की सलाहियत नहीं तो जल्द पैदा करे, FATF के सरबराह की वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू। अमेरिका ने सफारतकारी का रास्ता बंद कर दिया, रहबर आला पर पाबंदियों के बाद ईरान की वजारत खारजा का बयान। और फिलिस्तीनियों के लिए ट्रंप इंतजामिया का $50 अरब का माशी मंसूबा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। दहशतगर्दों तक फंड्स की फराहमी रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करने वाले बैन अवी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF के सरबराह ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तान इदारे की जानिब से ब्लैक लिस्टिंग से बचने के लिए जल्द मौसर इक़दाम करेगा। पाकिस्तान तकरीबन 1 साल से इदारे की ग्रे लिस्ट पे है और अमेरिका में FATF के हालिया इजलास में पाकिस्तान की इदारे के साथ तयशुदा 27 नुकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद को नाकाफी करार दिया गया। इस वक्त तफसीलात के लिए असदुल्ला खालिद हमारे साथ हैं। असदुल्ला, ये तो हम जानते हैं कि जो ब्लैक लिस्टिंग का फैसला है वो अक्टूबर में होना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिपीटेडली FATF मायूसी का इजहार कर रहा है पाकिस्तान की जानिब से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उन पे। तो फिर पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या पाकिस्तान के पास सलाहियत नहीं है इस पर अमल दरामद करने की, या FATF की शराइत बहुत सख्त हैं? शराइत तो इन्होंने खुद एग्री की हैं। मेरी जो FATF के प्रेसिडेंट से भी, मार्शल बेलिंगस्ले से भी बात हुई है, एंड फोकस वाज कि पाकिस्तान ने ये एग्री की हैं खुद। ये जितनी हमारी बात हुई थी इनसे, पाकिस्तान ने जो कि एग्री किया था और उसी बेस पे हम उन चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। ख़ास तौर पे जब बात अब करते हैं कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो उस पर भी मार्शल ने कैटेगोरिकली कहा कि अगर कैपेसिटी नहीं है तो दे नीड टू डेवलप दैट कैपेसिटी। और उसी कैपेसिटी की वजह से FATF के सरबराह ने जिस तरह से और भी काफ़ी सारी जो डिस्कशन की, खासतौर पे ब्लैक लिस्ट होने के हवाले से जो इस वक्त बात चल रही है कि आपके एक तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी है और उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल फ्रंट पे भी, पॉलिसी टर्म्स में भी आपको काफ़ी सारी एफर्ट्स करनी है। FATF के प्रेसिडेंट ने कहा क्या बात हुई, लेट्स हैव हियर टू दैट एंड देन विल कंटिन्यू दिस। I must say with regret, they're lacking in almost every respect of their action plan. मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो अपने एक्शन प्लान के किसी भी हदफ को पूरा नहीं कर सके। पाकिस्तान की जानिब से FATF के साथ तयशुदा शराइत पर बहुत ज़्यादा काम किया जाना बाकी है। पाकिस्तान को फरवरी के इजलास के मौके पर खबरदार किया गया था कि वो जनवरी के तकरीबन तमाम अहदाफ पूरे नहीं कर सका और इस बात पर जोर दिया गया था कि वो मई में इन अहदाफ को पूरा कर लें। बदकिस्मती से पाकिस्तान अपने मई के अहदाफ भी पूरे नहीं कर सका। अब इस एक्शन प्लान को सितंबर में पूरा किया जाना है। FATF का एशिया पैसिफिक ग्रुप जो पाकिस्तान की सूरत हाल का जायजा ले रहा है, भारत उसका फिलहाल को चेयर है, जिस पर पाकिस्तान को तहफुजात हैं। Geopolitical consideration. मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूँ कि कोई भी एक मुल्क फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फैसलों पर असरअंदाज हो सकता है। खित्ते की सियासत का इसमें कोई किरदार नहीं है। FATF एक टेक्निकल इदारा है और इसका वाहिद मकसद बैन अवी मालियाती निज़ाम की हिफाजत है और हम इत्तफाक राय से काम करते हैं। तो आपके सवाल का मुख्तसर फैसला इदारे का है, ना कि किसी एक मुल्क का। पाकिस्तान की हुकूमत के पास FATF की शराइत पर अमल दरामद करने की कितनी सलाहियत है, इस पर एक सवालिया निशान है, मगर इदारे के सरबराह का कहना है कि इस मसले का हल हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। FATF ने पाकिस्तानी हुकूमत की अपने एक्शन प्लान को पूरा करने की बात को माना है और अगर उनके पास इसको पूरा करने की सलाहियत नहीं है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो कम वक्त में ये पैदा करेंगे ताकि तयशुदा अहदाफ पूरे हो सकें। हमने FATF के जो सरबराह थे प्रेस ब्रीफिंग में बात कर रहे थे और आपके सवालात के उन्होंने जवाब दिए इस मौके पे। अब सवाल ये है कि FATF की रिकमेंडेशंस जो पाकिस्तान के लिए हैं उनमें कुछ अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे क्या हैं जिन पे कलील मुद्दत में जिस तरह FATF के सरबराह ने का अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हो सकेगा या नहीं, क्योंकि जुडिशरी पे भी जिस तरह दो चीज़ें बड़ी कॉमन हैं जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट में भी, पुरानी गवर्नमेंट्स भी जो हैं वो भी एग्री करती हैं। मिफ्ता इस्माइल से मेरी इस सिलसिले में बात हुई, फॉरेन एम्बेसडर हैं अशरफ जहांगीर काजी, उनसे भी इस रेफरेंस में मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोविंशियल और फेडरल कोऑर्डिनेशन है वहाँ पे भी इश्यूज़ हैं, जो एजेंसीज इस हवाले से पूरा काम करती हैं उस पर भी इश्यूज़ हैं और फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशंस पे काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं नहीं है कि जिस पे आप प्रोसिक्यूट कर सकें किसी को, और जुडिशरी पे भी इसी हवाले से। लेकिन कुछ चीज़ें एग्री भी की FATF ने कि पाकिस्तान ने कुछ जो इकदाम किए हैं, लेकिन वो चूँकि इतने कंप्लीट नहीं हैं कि वो आपको कोई रिजल्ट दिखा सकें, जिसकी वजह से हम देखते हैं
کر سکے. لیکن اگین اگر پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہے ایفرٹس نہیں ہوتی, لوکل ایفرٹس تو سرٹنلی یہ مینٹین کر رہے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے, ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے, اور کراس بارڈر فائنینسنگ, ٹیرر فائنینسنگ جو ہے اس پہ کافی کی کنسرنز جو ہیں وہ مارشل بلنگزلے کی جانب سے شیئر کیے گئے. جو میں نے سوال پوچھے ان سے, اس کے اگینسٹ کیٹیگوری ان کا اسی طرح کا جواب. کیونکہ جو پاکستان کے بارے میں انہوں نے اپنا نوٹ جو ریلیز کیا اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم فائنینسنگ ہے, یعنی دوسرے ملکوں کو جو خطرہ اس سے پیدا ہوگا ٹیررزم کی جو فائنینسنگ ہے, اس کا پاکستان کو ابھی بھی ادراک نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ بار بار بات کر چکے ہیں پچھلے ریویوز میں بھی, کہ پاکستان سٹیپس تو اٹھا رہا ہے, اس کو وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں, لیکن جس قسم کا ادراک وہ پاکستان کی جانب سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے, اور اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا. اور خاص طور پہ ایک جو کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے انڈیا کے حوالے سے کہ یہ پلوامہ اٹیکس کے بعد ہوا, لیکن ہم لاسٹ 2018 سے یہ دیکھ رہے ہیں پلوامہ اٹیک تو شاید اس سال کا قصہ ہے. بالکل. اور رائٹ, اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے, بہت شکریہ. تھینک یو. امریکہ کی جانب سے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے خلاف پابندیوں کو تہران نے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس اقدام سے امریکہ نے اب سفارتکاری کا راستہ مستقل طور پہ بند کر دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے ایران کی اعلیٰ ترین قیادت پر پابندیوں کا اعلان کیا. تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نخبت ملک کی جانب. نخبت, یہ بتائیے گا کہ ان پابندیوں کی نوعیت کیا ہے اور پھر آیت اللہ کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ جی سارا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. صدر نے ایک صدارتی حکم نامہ, ایک ایگزیکٹو آرڈر جو ہے اس پہ سائن کیے ہیں, جن کے مطابق اب ایران پہ نئی قسم کی پابندیاں جو ہے وہ عائد کی جائیں گی, اور ان کا اطلاق یا اس کا ہدف جو ہے وہ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی اور ان کا سٹاف اور وہ تمام لوگ ہیں جو صدر ٹرمپ کے مطابق جو ہے وہ وسائل تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیوں ایسا کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہے ایران کے سپریم لیڈر ہیں, صدر سے زیادہ ان کے پاس اختیارات ہیں. جو ایران کا حکومتی نظام ہے اس کے مطابق جوڈیشری کو, فوج کو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر داخلی اور خارجی امور کو ملک کے جو ہے وہ انہی کو ان کی سربراہی وہ خود کرتے ہیں. سو یہ ایک اسٹرانگ میسج ہے امریکہ کی طرف سے ان کے اوپر, اس لیڈر کے اوپر جو ہے یہ پابندیاں عائد کرنے کا. اس کے ساتھ ہی ساتھ نہ صرف آیت اللہ خامنائی پہ یہ پابندی عائد کی جا رہی ہے, بلکہ امریکہ کی طرف سے پاسداران انقلاب کی جو 8 ممبر کونسل ہے اس کے اوپر بھی یہ پابندی عائد کی جا رہی ہے. اس کو بھی آیت اللہ خامنائی ہی ہیڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوا تو اس وقت وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے وزیر خارجہ اسٹیون منوچن بھی موجود تھے. وہ باہر آئے, انہوں نے صحافیوں کو یہ بتایا کہ نہ صرف آیت اللہ خامنائی اور پاسداران انقلاب کے یہ جو ہے کے خلاف یہ پابندیاں ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگلے ہفتے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں جواد ظریف, ان کے اوپر بھی پابندیاں جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے عائد کی جائیں گی. جواد ظریف کے بارے میں بتاتی چلوں کہ وہ انتہائی اہم کردار ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جو جوہری معاہدہ ہوا اس کو تشکیل دینے اور اس کو مکمل کرنے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سفارتکاری کے سلسلے میں امریکہ آتے رہتے ہیں. اپریل میں بھی وہ یہاں پہ تھے, آئندہ مہینے بھی ان کی آمد متوقع ہے. اب ایران کی طرف اگر دیکھیں تو ایران نے اس کے رد عمل میں جو ہے وہ امریکہ کے اس اقدام کو ایک احمقانہ اقدام قرار دیا ہے, غضبناک اقدام قرار دیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی امریکہ نے خلاف ورزی کی ہے. مزید ایران کا کیا موقف ہے اور قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے اس بارے میں کیا کہا ہے, دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ایران نے امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں کو رد کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. کیا امریکہ کے پاس اب کوئی پابندیاں بچی ہیں جو اس نے ہم پر حالیہ دور میں یا گزشتہ 40 سالوں میں نہ لگائی ہوں, اور کیا امریکہ کو اس قسم کے اقدامات سے کچھ حاصل ہوا ہے؟ لیکن امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کہتے ہیں کہ امریکہ اب بھی ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہے. صدر ایران کے جوہری اور بیلسٹک پروگرامز بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے ایران کی حمایت اور دنیا بھر میں اس کے نقصان دہ رویے کو مصدقہ طور پر ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ بات چیت کا دروازہ اب بھی کھلا رکھے ہوئے ہیں. ایران کو بس اس کھلے دروازے سے گزرنے کی ضرورت ہے. بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ پر پابندیاں عائد کرنے کے اقدام کا خاص اثر نہیں ہوگا, کیونکہ اس بات کا امکان کم ہے کہ آیت اللہ خامنائی امریکہ سے منسلک مالی نظام استعمال کرتے ہیں, لیکن امریکی وزیر خزانہ اس تنقید کو رد کر رہے ہیں. یہ صرف علامتی نہیں ہے, ہم نے باقاعدہ اربوں ڈالر پر تالا لگا دیا ہے. ان پابندیوں کا اثر ان پر بھی ہوگا جو رقم چھپا رہے ہیں, لہٰذا یہ پابندیاں بہت مؤثر ہیں. امریکہ کا موقف ہے کہ ایران پر پابندیوں کا مقصد اسے جوہری طاقت بننے اور دہشت گردوں کی حمایت سے باز رکھنا ہے.
सुरुख मुझे बताइएगा कि ट्रंप इंतजामिया ईरान से मुतल्लिक़ इत्तेहादियों से इत्तफाक राय हासिल करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है, वो कोशिशें कहाँ तक पहुंची हैं इस वक्त? जी बिल्कुल सारा आपने ठीक कहा। एक तरफ अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ हैं जो सऊदी अरब और फिर उसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने वहाँ पे भी क्राउन प्रिंस से मुलाकात की है। और अबनाए हुर्मुज़ इस सारे मौजू में जो है वो बहुत एक ऐसा कंसर्न है जिसको अमेरिका जो है वो हर लिहाज से महफूज बनाना चाहता है। तो उसी सिलसिले में माइक पॉम्पेओ ये कोशिश कर रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के साथ मिल के मज़ीद 20 ममालिक को मिलाकर अबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस को जो है वो मुस्तहकम और महफूज बनाने के लिए एक फौजी इत्तेहाद तश्कील दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो है अमेरिका के ही ईरान के लिए जो मंदूब हैं ब्रायन हुक, वो इस वक्त यूरोप में है, जहाँ पे वो उन अमेरिकी इत्तेहादी ममालिक से मिल रहे हैं जो अमेरिका और ईरान के साथ जो होने वाला जौहरी मुआहदा था उसका हिस्सा भी हैं, उसकी हिमायत भी करते हैं और साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि अमेरिका का उस मुआहदे से निकल जाना जो है वो बहुत बड़ी गलती थी। नुकबत मलिक हमारे साथ थी कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच नुकबत फॉर द डिटेल्स। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए ट्रंप इंतजामिया ने अपना पहला मंसूबा पेश किया है, जिसे फ़लस्तीनियों ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि खत्ते के दीगर अरब ममालिक भी इसकी खुलकर हिमायत नहीं कर रहे। 10 सालों पर मुश्तमिल $50 अरब सरमायाकारी का ये मुआशी अमन मंसूबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने तरतीब दिया है, जो कि ट्रंप इंतजामिया के मुशीर बराए मशरिक़ वस्ता हैं। ये मंसूबा जैरेड कुशनर और अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्टीव म्नुचिन बहरीन में जारी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पेश कर रहे हैं, लेकिन इस इजलास में फ़लस्तीन और इसराइल दोनों की आला सियासी क़यादत शरीक नहीं हो रही। इस मंसूबे के सियासी पहलू क्या हैं ये भी फ़िलहाल वाज़े नहीं, लेकिन ट्रंप इंतजामिया को यह तवक्को है कि अरब ममालिक मुआशी प्रोग्राम में सरमायाकारी का वादा करेंगे। लेकिन फ़लस्तीनी क़यादत का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमन के बगैर किसी मुआशी मंसूबे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इस मंसूबे के तहत खित्ते में $50 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। इससे गजा और मगरबी किनारे में 10 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। बेरोजगारी की ही अमल दरामद होता है तो इससे गुर्बत की शरह निस्फ हो जाएगी। ये 10 साल का मंसूबा है। इसराइल और अमेरिका की कोशिश है कि फ़लस्तीनियों की कीमत पर अरब मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर कर लें, और ये हमें कबूल नहीं, हम इसे पूरी तरह रद्द करते हैं। बहरीन में जारी 2 रोज़ा इजलास में सऊदी वक्त की क़यादत मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना कर रहे हैं, जबकि अमरीका, इसराइल और दीगर अरब मुल्कों से अहम कारोबारी शख्सियात भी इसमें शिरकत कर रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ आज भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। तफसीलात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आपको पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरें, दिलचस्प वीडियोस और मालूमाती मज़ामीन मिलेंगे। और इसके साथ साथ facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे हम आपके लिए रोज़ाना लाइव न्यूज़ बुलेटिन्स और अहम शख्सियात के साथ इंटरव्यूज़ भी लेके आते हैं, और इस पेज पर आप हमसे भी बाआसानी रब्ता कर सकते हैं। जून का महीना दुनिया भर में पनाह गज़ीनों के मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाने के लिए मखसूस है। इस वक्त म्यांमार से बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या का शुमार हमारे दौर के बदतरीन बहरानों में होता है। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इमदादी इदारे बुजुर्ग रोहिंग्या पनाह गज़ीनों की मदद में नाकाम रहे हैं। वजह यह है कि बहुत से बुजुर्ग अफराद भाग दौड़ करने की सकत नहीं रखते और इमदादी निज़ाम उन तक पहुँच नहीं पाता। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज इस रिपोर्ट। देश के कॉक्सिस बाजार में कुतुब दुनिया का सबसे बड़ा पनाहगुज़ीन कैंप है। 6 लाख से जायद अफराद यहाँ कैंप पजीर हैं, जिनमें ज्यादातर म्यांमार के रोहिंग्या हैं। आसपास के कैंपों को मिलाकर इलाके में पनाहगुज़ीनों की कुल तादाद 10 लाख तक पहुँच जाती है। वो म्यांमार की फौज के जालिमाना हमलों और तबादुर से होने वाले नस्ली फसादात से बच कर भागे हैं। जहाँ नौजवान अपने गाँव पर होने वाले हमलों से बच निकलने के काबिल हो पाते हैं, उम्र रसीदा अफराद अक्सर पीछे रह जाते हैं। मरियम खातून अपने 3 बच्चों के हमरा उस वक्त फरार हुई जब म्यांमार के फौजी मोंगडो टाउनशिप में उनके घर में दाखिल हुए। फौजियों ने घरों को आग लगाई तो मेरे वालिदैन अंदर थे। मेरे वालिदैन 5 साल से अपने आप चलने फिरने के काबिल नहीं हैं। जब हम फरार हुए तो हम उन्हें साथ नहीं ला सके। जब मेरे घर को आग लगी तो मेरे वालिदैन को जिंदा जला दिया गया। जो उम्र रसीदा रोहिंग्या पनाहगुज़ीन कैंपों तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, उन्हें और तरह के चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। एमनेस्टी का कहना है कि वो अक्सर बुनियादी सहूलियात तक रसाई हासिल करने में नाकाम रहते हैं। फलाही कामों के लिए कायम ज़्यादातर बुनियादी ढांचा इस तसव्वुर पर बनाया गया है कि मुहाजिर तरसील के मुकाम तक, पानी के मुकाम तक या कैंप क्लिनिक तक पहुँच सके। और अगर आप जिस्मानी तौर पर बांग्लादेश के पहाड़ों पर कायम पनाहगुज़ीन कैंपों में गुसल मजबूर हो चुके हैं।
हर चीज चल रही थी। सिक्योरिटी एहलकार गांव में थे, वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक घरों को आग लगा रहे थे। म्यांमार हुकूमत का कहना है कि पनाह गुज़ीनों की वापसी के लिए हालात साजगार हैं, लेकिन हुक्काम रोहिंग्या को मुकम्मल शहरियत या घरों को वापस लौटने की इजाज़त देने से इनकारी हैं। सवाल ये है कि रोहिंग्या के लिए म्यांमार वापस आने के लिए सही वक्त क्या है। इस मकसद के लिए म्यांमार में हालात साजगार होने की ज़रूरत है ताकि मसले का हल हिफाजत, वक़ार और तवील मुद्दती हो। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक एमनेस्टी के मुताबिक एक वसी इमदादी ऑपरेशन को बुजुर्ग पनाह गुज़ीनों की मखसूस ज़रूरियात पूरा करने के लिए इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिकी हुकूमत पुलिस और फायर ब्रिगेड के महकमों को खबरदार कर रही है कि उनके ज़ेरे इस्तेमाल चीनी ड्रोन्स हसास डेटा चुरा रहे हैं। अमेरिका के बहुत से शहरों में फिजा से ज़मीन का जायजा लेने के लिए चीनी कंपनी DJI के ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने रियासत कैलिफोर्निया के शहर फ्रीमॉन्ट के फायर ब्रिगेड के हुकाम से बात की कि वो अवाम की हिफाजत के लिए चीनी ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए हसास मालूमात की हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया में एक गुमशुदा बहरे बच्चे की तलाश इसलिए मुमकिन हुई क्योंकि ड्रोन के अंदर नस्ब इंफ्रारेड कैमरे रात में एक नाले में बच्चे को देख सकते थे। आसमान में उड़ने वाली ये आंख हंगामी हालत से निपटने वाले अमले के लिए कीमती मालूमात फराहम करती है, जिसे ड्रोन बनाने वाली चीनी कंपनी DJI फराहम करता है। रोजमर्रा की कार्रवाइयों का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। हम इन्हें आग के वाकयात का जायजा लेने से लेकर खतरनाक मवाद और लोगों को तलाश करने और बचाने तक की कार्रवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। मगर अब चीनी टेक्नोलॉजी खरीदने के बारे में कई अंदेशे जन्म ले चुके हैं। हाल ही में अमरीकी महकमा बराए होमलैंड सिक्योरिटी ने खबरदार किया है कि चीनी साख्त के ड्रोन्स अमरीका से हासिल किए जाने वाला डाटा चीन को मुंतकिल कर सकते हैं। DJI ये इल्जामात मुस्तरद कर मालूमात को जखीरा करने और मुंतकिल करने के लिए बेहतर तरीकों को अपनाने की याद दहानी करवाती है। ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनसे हम अपने डेटा को मकामी तौर पर महफूज बनाते हैं ताकि इसे बाहर मुंतकिल ना किया जा सके। ऐसे तरीके भी हैं कि हमें इंटरनेट से मुंसलिक ना होना पड़े। हमें इंटरनेट के जरिए मालूमात को मुंतकिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने सिस्टम के अंदर ही अपने डेटा को अलग कर सकते हैं। हमें इस पर पूरा एतमाद है। रोमियो का कहना है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले तकरीबन 1000 अमरीकी महकमे DJI ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी इन इदारों के साथ काम करती है और इन्हें तबाहकुन आफतों जैसे कैलिफोर्निया में जंगल की आग के लिए तरबियत फराहम करती है। जैसे जैसे अमेरिका ने ड्रोन्स के बारे में खदशात का इजहार किया है, DJI ने अपने सार्फिन के लिए सिक्योरिटी और डाटा कंट्रोल की सहूलत में इजाफा कर दिया है। हमने सिक्योरिटी का नफाज बढ़ा दिया है ताकि ऑपरेटर अपने डेटा को कंट्रोल करने के काबिल हो। हमारा कारोबार डेटा कंट्रोल करने से मुतालिक नहीं, लेकिन हम आलात ऑपरेटर को देना चाहते हैं ताकि वो डेटा को अपने हिसाब से महफूज करें या मुंतकिल करें। फ्रीमॉन्ट फायर डिपार्टमेंट को तवक्को है कि एक रोज ड्रोन्स पर ऐसे सेंसर नस्ब होंगे जिससे अमले के अफराद को खतरनाक सूरत हाल में भेजने से कबल किसी खतरनाक मवाद की शनाख्त की जा सके और शायद एक दिन खुद मुख्तार ड्रोन्स हंगामी सूरत हाल से निपटने वाले अमले के पहुंचने से पहले हादसे के मकाम पर पहुंचकर जायजा ले सकेंगे। अगले 10 सालों में ये ऐसे ही आम हो जाएंगे जैसे आप फायर इंजन के साथ पानी का पाइप देखते हैं। ड्रोन से हासिल होने वाली मालूमात का कोई मुकाबला नहीं। ये रोजमर्रा का आला बन गया है। ये टेक्नोलॉजी जिंदगी तो बचाती है, लेकिन साथ ही टेक्नोलॉजी की बड़ी ताकतों के दरमियान शकुक व शुबहात का बाइस भी है। मिशेल कोइन के साथ वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। बच्चों को होमवर्क में मदद देना, उनके साथ खेलना, उन्हें मशवरा देना या फिर सिर्फ उनकी बातें सुनना, ये सब वो काम है जो दादा दादी नाना नानी रोजाना ही करते हैं। अमेरिका में फॉस्टर ग्रैंड पेरेंट नामी प्रोग्राम में बुजुर्ग अफराद यही काम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिनसे उनका खून का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इसका फायदा बच्चों और बड़ों दोनों को ही हो रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेरी सुबह उठने की वजह है, मुझे रोजाना की बुनियाद पर एक जगह जाना होता है और बच्चों के साथ काम करना होता है। सैंड्रा बच्चों की मदद करने स्कूल जाती हैं। ये 72 साल खातून एक दहाई से दादी का किरदार निभा रही हैं। Good morning, friends. Good morning, friends. सैंड्रा बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हैं। एक दूसरे स्कूल में उनके साथी रोनाल्ड ल्यूइस भी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। मैं सुबह आता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भागकर अपने हम जमातों से हाथ मिलाऊं या गले मिलूं। दादा ल्यूइस बच्चों के अखलाक का खास ख्याल रखते हैं।
ज्यादा तर जिन बच्चों से मेरा ताल्लुक बना उनमें लड़के कुछ शरारती थे, बहुत पुरजोर, तो मैंने उनके साथ दोस्ती कर ली ताकि उन्हें सुकून दिला सकूं। लुइस फॉस्टर ग्रैंड पेरेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। रजाकारों का 55 साल से ऊपर होना और खुश आमदनी से मुतल्लिक लवाजमात का पूरा करना जरूरी है। उसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म पुर करना, जिस्मानी इम्तहान पास करना और 1 हफ्ते की ट्रेनिंग मुकम्मल करना शामिल है। हमारे बहुत से बुजुर्ग अफराद हमारे पास खुलूस नीयत से मदद के लिए आते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अरसे से पढ़ाया नहीं होता, वो स्कूल सिस्टम से दूर रहे। तो हम अपनी ट्रेनिंग के जरिए 3 चीजों पर तवज्जो देते हैं। एक तो उन्हें तालीम से मुतल्लिक नए तसव्वुरात और अल्फाज से रोशनास कराना, दूसरा उन्हें उनके बच्चों की तालीम से मुतल्लिक फरसूदा तसव्वुरात से छुटकारा दिलाने में मदद करना, और तीसरा हम ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जहां वो क्लास में अपने आप को बच्चा ही महसूस करे। इसके बाद इन नए फॉस्टर दादा दादियों को उमूमी तौर पर उनके घरों के नजदीक मुख्तलिफ स्कूलों में तैनात किया जाता है। असातिज़ा इस मदद के लिए शुक्रगुजार हैं। मैं अपने जज्बात को अल्फाज में नहीं बयान कर सकती। ये मेरे दाएं बाजू की तरह है। वो पहले ही वो सोच रही होती है जो मैं सोच रही हूँ, या जब मैं सोच के दरमियान में होती हूँ, और बच्चों की मदद करती हैं। बच्चे भी इन दादा दादी से प्यार करते हैं। उनके लिए ये अपने से बड़ी उम्र के दोस्तों जैसे हैं जो मददगार हैं। वो स्कूल में हमारे दादा हैं। मेरे दादा दादी स्कूल नहीं आते, तो मेरे ख्याल में एक और दादा का स्कूल में होना जहां मैं हूं अच्छी बात है। फॉस्टर दादा दादी रजाकार हैं जिन्हें मामूली मुआवजा दिया जाता है। दोपहर का खाना और आने जाने का खर्चा भी मिलता है। मुल्क भर में 20,000 बुजुर्ग अफराद ये किरदार निभा रहे हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा वाशिंगटन में हैं, जबकि 100 मजीद ने ये किरदार निभाने के लिए दरख्वास्त दी है। लेसिया बेकलेट की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब आपको दिखाते हैं एक और दिलचस्प क्लब। कॉलेजेस में तालिब इल्मों के ड्रामा क्लब, डिबेट क्लब, इन सब के बारे में तो आप जानते ही हैं, आमतौर पे होते हैं बहुत से तालीमी इदारों में। लेकिन अमेरिका के कुछ तालीमी इदारों में अब मकबूल हो रहे हैं कॉमेडी क्लब्स। हंसते हंसाते ये तालिब इल्म क्या कुछ सीख रहे हैं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का कॉमेडी क्लब। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ऑडियंस को लताइफ और मज़ाक़ खेज परफॉर्मेंस से महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि शुरू में लोगों के सामने परफॉर्म करते हुए इन तालिब इल्मों के अंदर कुछ झिझक हो। लेकिन ये तजुर्बा बहुत तक़वियत बख्श होता है। इनके लतीफ़ों से ऑडियंस में बैठे तालिब इल्मों के चेहरे खिल उठते हैं, जो आमतौर पर मसरूफियत के बायस परेशान नजर आते हैं। लेकिन इस कॉमेडी क्लब की एक मेंबर एरियाला शुआ कहती हैं कि कॉमेडी एक संजीदा काम है। हम पूरा खाका तैयार करते हैं और इसकी मश्क करते हैं। हम हर लतीफे को बारी बारी पढ़ते हैं और फैसला करते हैं कि कौन सा लतीफा सुनाने के काबिल है। ये पूरा अमल एक इनफरादी प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होता है और फिर ग्रुप वर्क बन जाता है। लताइफ लिखना एक दिलचस्प काम है, जिसमें आपके अंदर ये फैसला करने की काबिलियत होनी चाहिए कि क्या चीज दुरुस्त है और क्या नहीं। एक और क्लब मेंबर हैरी कूपरस्टीन न्यूरोसर्जन बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये क्लब उनकी पुरमिजाज शख्सियत के लिए एक सही जगह है। ये लताइफ लिखकर और पब्लिक को सुनाकर मेरी बातचीत करने की सलाहियत बेहतर हो रही है, जो आगे चलकर मरीजों से एक दोस्ताना रिश्ता बनाने में मेरी मदद करेगी। वर्कशॉप्स, रिहर्सल्स और इतनी तैयारी के बावजूद कुछ आइडियाज मिजाहिया नहीं होते, क्योंकि उनको देखने वाले उनके साथी तालिब इल्म ही होते हैं। बुरे लतीफों पर कोई छूट नहीं मिलती। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है तो ऑडियंस आप पर टमाटर बरसाएगी। पिछले साल हमारा सारा बजट फोम के टमाटर खरीदने पर खर्च हो गया था। So we spent our entire budget last year on a big box of foam tomatoes. इसका मतलब है कि कॉमेडी परफॉर्मेंस की मशक के साथ क्लब मेंबर्स को तनकीद झेलने की मशक का भी मौका मिलता है। फायजा अल मसरी के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। आप अपनी तनकीद हम तक पहुंचा सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज के जरिए। सारा जमान को अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।